नमस्कार दोस्तों। तो आज अपनी जो 5 प्रश्नों की श्रृंखला है इसका 20वां दिन है और कल के प्रश्नों के उत्तर हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के नए 5 प्रश्न के बाद आएंगे। तो कल का आपको पहला प्रश्न था, देखिए आज 20वां दिन है, आज 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में कितने कथन सत्य हैं? पहला, टीएन गोदावरण थिरुमल पाद मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय आरक्षित वनों की श्रेणी को व्यापक स्वरूप प्रदान करता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वो जंगल भी इसमें शामिल हैं जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 या वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भी रिकॉर्डेड नहीं है। उन जंगलों को भी आप ऐसे काट नहीं सकते हो। तो पहला कथन एकदम सही है। दूसरा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन संबंधी संयुक्त समिति प्रस्ताव इस निर्णय के विपरीतार्थक हैं। बिल्कुल, इसमें जो अमेंडमेंट्स के लिए जो प्रपोजल आए हैं उन प्रपोजल में हम लोगों ने डिस्कशन भी कई बार किया है कि उन प्रपोजल में ये शामिल है कि अब आगे से कोई भी ऐसा जंगल जो अभी तक इनलिस्टेड नहीं है प्रिफर्ड एक्ट्स के अंदर, मींस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर, तो अब आगे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे एज ए फॉरेस्ट क्लासीफाई नहीं कर पाएगी, उसे वर्गीकृत नहीं कर पाएगी। तो दूसरा जो कथन है ये भी सत्य है। तीसरा देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 किसी सरकारी विभाग संबंधी प्राधिकारी द्वारा इसके नियमों या विधानों के उल्लंघन की स्थिति में विभागीय प्रमुख को दोषभार सौंपता है, यद्यपि उल्लंघनीय कृत्य उसकी जानकारी में ना हो या उसने इसे रोकने का भरसक प्रयास किया हो। ये देखिए पढ़ने में गलत लग सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर किसी विभाग ने गलती की है तो उसके प्रमुख को ही दोषी माना जाएगा, और दोषी मानने के साथ साथ भले उसे ना भी पता रहा हो, उसकी जानकारी के बिना हो या उसने उसे रोकने की भी कोशिश की हो, तो भी उसको अपराधी माना ही जाएगा, दोष से युक्त माना ही जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कथन भी सही है। चौथा देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत किसी गैर वन गतिविधि हेतु वन्य वृक्षों को संबंधित राज्य सरकार की अनुमति द्वारा काटा जा सकता है। तो देखिए, राज्य सरकार की अनुमति के द्वारा जो है नहीं काटा जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के द्वारा काटा जा सकता है किसी गैर वन गतिविधि के। ये देखिए 1992 में जो एक्ट है 1980 का, इस 1980 के एक्ट में 1992 में संशोधन करके इसमें कुछ गैर वन गतिविधियों को जोड़ा गया था। तो उसके अंदर यही बात थी कि पेड़ों को काटा तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के जो है पेड़ नहीं काटे जा सकते किसी गैर वन गतिविधि के लिए। तो इस तरीके से जो है चौथा कथन जो है केवल गलत था, 3 सही थे, तो इसका आंसर होगा सी, केवल 3 कथन सही है। अगला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। केवल एक कथन कोई सत्य है वो चुनना है। आरक्षित वन क्षेत्रों में गैर वन गतिविधियों को वर्ष 1992 में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन द्वारा विधिक दर्जा दे दिया गया था। बिल्कुल, हमने अभी ऊपर बात की है, बी। तो ये सत्य यही है, तो बाकी कथन जो है गलत है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 संबंधित दोषी व्यक्ति पर आर्थिक दंड या कारावास या दोनों का प्रावधान करता है। देखिए, कारावास का प्रावधान नहीं करता है। जब कारावास का नहीं करता, दोनों का भी नहीं कर सकता, जुर्माने का प्रावधान करता है, तो ये गलत था। सी, वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुल 6 अनुच्छेद हैं, 6 नहीं है 5 अनुच्छेद हैं कुल, जो समस्त वन संबंधी विधानों को विनियमित करते हैं। इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते थे कि समस्त वन संबंधी विधानों को कैसे नियमित कर लेंगे, और भी तो अधिनियम है। तो ये भी गलत है, और डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। अगला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं? तो इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक सेकेंड, इसमें हम आपको बता दें कि कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, ये सारे ही कथन सत्य हैं। आप वीडियो पॉज करके सारे कथन एक बार पढ़ लीजिएगा। ये इसीलिए डाले थे ताकि आप लोगों की जानकारी में एक बार आ जाएं। चलिए एक बार हम पढ़ भी देते हैं इनको। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये बात सही है। 1 जुलाई 2017 को केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल को प्रतिस्थापित करते हुए जीएसटी कानून लागू किया गया था। भारतीय जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को 5%, 12%, 18% और 28% सहित विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जीएसटी नेटवर्क, जिसे जीएसटीएन कहते हैं, एक गैर लाभकारी कंपनी करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए आईटी रीड प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा, जीएसटी प्रणाली दोहरी संरचना का अनुसरण करती है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी शामिल है। ये ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी की वजह से आप इसको जो है मतलब 3 आधारों पर काम करने वाली प्रणाली मत समझ लीजिएगा, 2 ही आधारों पर काम करती, केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, तो चारों कथन जो है वो सही ही थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो था, जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो पहला देखिए आप, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लागू किया जाता है।
जिससे क्रेडिट के बाधित प्रवाह की अनुमति मिलती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है। इसमें आप देखिए क्रेडिट के बाधित प्रवाह की नहीं, निर्बाध प्रवाह की अनुमति मिलती है। क्रेडिट के बाधित प्रवाह की अनुमति नहीं मिलती है। तो पहला कथन जो है यही गलत था। बाकी के जो कथन हैं और भी हैं, आप देख लेते हैं। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना की, परंतु अब मुनाफाखोरी संबंधी सभी शिकायतों का निपटान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। पहले जो है बनाई थी नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग ऐसे करके अथॉरिटी थी, बाद में जो है उस अथॉरिटी को की जगह अब जो है ये निपटान करती भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। उसके बाद में आप तीसरा देखिए, कंपोजिशन स्कीम एक निर्धारित सीमा से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल सही है। जो सीमा दी है ब्रैकेट में ये भी सही है कि वर्तमान में 1.5 करोड़ और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 75 लाख। इस योजना के तहत व्यवसायों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के अनुरूप में भुगतान करना आवश्यक होता है और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना। मीन्स जो ये कंपोजिशन स्कीम है इसका काम है अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना। तो दो कथन इसके सही हैं, एक गलत था। उसके बाद आप लास्ट जो कल का क्वेश्चन था हमारा 95वां, इसको देख लीजिए आप। निम्नलिखित में कौन कौन भारत में मानसून पूर्व वर्षा की अधिकता या न्यूनता के संबंधित कारण हो सकते हैं। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करिए, आप दे सकते हैं आंसर, तो आप आंसर देंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे प्रभावित ना होता हो। ये सारे ही कारण हो सकते हैं, तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता था वो आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कणों की सांद्रता में परिवर्तन से बारिश में परिवर्तन होता है। ये अभी एडिटोरियल हम लोगों ने इस पर रिसर्च हुई है, इस पर डेवलप किया था। फिर उसके बाद समस्थानिक की मात्रा का न्यून होना, तो हमने आपको बताया था कि जब भाप बनती है, पानी जब भाप में बदलता है तो सबसे पहले जो सबसे हल्का समस्थानिक होता है वो उड़ जाता है। तो जब ज़्यादा भाप बनेगी तो इसका मतलब है कि इवेपोरेशन हो रहा है। जब इवेपोरेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन जब होगा तो बारिश होगी ही होगी। तो इस तरीके से जो है हमारे कल के 5 प्रश्नों का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आज के 5 प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो आज के 5 प्रश्नों से पूर्व आज की हमारी जो रश्मिका है, इस रश्मिका को हम लोग देख लेते हैं। यदि तुम एकाग्रचित्त हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो, पर तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना। इतिहास में कई ऐसे वीरों का विवरण है जिनका सिर धड़ से अलग हो गया, किंतु वे युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उनसे प्रेरणा लो और संभालो अपना उत्तरदायित्व। तत्परता की चरम सीमा की ओर निरंतर प्रयासरत हो जाओ, लक्ष्य स्वतः तुम तक आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको आपके काम से, आपके डेली के टारगेट्स को पूरा करने से, या फिर जो दीर्घकालिक लक्ष्य आपने सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का चुना है, रोक सके। अगर आपकी तत्परता जो है अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से सफलता का प्रतिशत जो है वो बढ़ता ही जाएगा और आप एक दिन सफल होंगे। अब कुल मिला के हम लोग आज के 5 प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है, पहला ही केवल बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनना है आपको। हाल ही में एक रेल विनिर्माण इकाई की स्थापना तेलंगाना के काजीपेट में की गई थी। दूसरा, प्रजनन दर का कम होना महिलाओं की कौशल युक्त भूमिका को आर्थिक गतिविधियों में सुनिश्चित करने का एक अवसर देता है, प्रायः यदि उनका विवाह ना हुआ हो। तीसरा, कार्बन, अब देखिए बहुत सिंपल स्टेटमेंट हैं, अगर इन स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करने में आपको दिक्कत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें लगता है कि जब जो देखता है या सुनता है तो वो अटेम्प्ट भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप कोशिश करिए, आपका ब्रेन जो है धीरे धीरे करके खुद अडॉप्ट कर लेगा सारी चीज़ों को। तीसरा, कार्बन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी या निष्कासन है जो अन्यत्र किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए किया जाता है। चौथा, कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट क्रेडिट एक हस्तांतरणीय वित्तीय साधन है जो उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारों या स्वतंत्र प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित होता है, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। ये तब यहाँ मतलब गलत टाइप हो गया है। तो इसमें आपको बताना है कि सत्य कथन कितने हैं, कौन कौन से सत्य हैं। उसके बाद आपको 97, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं कि इसमें असत्य कथन चुनना है आपको, कौन सा कथन असत्य है। तो ये देख लीजिए, यदि अनाज, दाल, दूध और खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के प्रतिशत की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है। देखिए, अगर मेरे बोलने की स्पीड में आपको लगता है कि स्पीड जो है धीमी रखनी चाहिए या फिर जो है तेज़ और बढ़ा सकते हैं, जो और तो बढ़ाने का मतलब नहीं है, तो
जैसा भी हो आप वो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि स्पीड आप तेज़ करके सुन तो सकते हैं, पर धीमी करने का शायद धीमी करने का भी ऑप्शन रहता है। तो यदि अनाज, दाल, दूध, खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के प्रतिशत की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है। आपको असत्य कथन चुनना है। बी, थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्मित उत्पादों व सेवाओं का मूल्य भार सर्वाधिक होता है। सी, स्पार्टली व पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर से संबंधित हैं। डी, स्पार्टली द्वीप समूह 9 डैश लाइन के दक्षिण में तथा पैरासेल द्वीप समूह इसके उत्तर में स्थित है। चलिए आपको बता देते हैं, इसमें एक नहीं, इसमें 2 कथन गलत है, जानबूझ के 2 छोड़ दिए हैं। देखो आप कोई एक पकड़ पाते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जो है आंसर दीजिएगा। 98, इसमें आपको सत्य कथन चुनना है इन चारों में। प्रायः किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को टेलीकॉम संचालकों की सहायता से निषिद्ध करना सरल है, परंतु वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐसे किसी निषेध को असफल करने में सक्षम हैं। बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वेबसाइट्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के कुल निधि आवंटन में 72% हिस्सेदारी सरकार की तथा 28% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी। सत्य कथन चुनना है आपको, ये समझ लीजिए। डी, गुरुंग पहाड़ियाँ सिक्किम व भूटान की सीमा पर स्थित हैं। 99वां क्वेश्चन है आपका, समाचारों में रहने वाला शब्द हाई मॉडर्निज्म, इनमें से कौन सी परिभाषा जो है ज़्यादा सटीक है हाई मॉडर्निज्म की? तो आप पॉज करके देख लीजिएगा और फिर बताइएगा कौन सी, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और 100वां प्रश्न है आज का आपका ये कि कितने कथन गलत हैं। 3 कथन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पहला है, किसी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण एवं तकनीकी उन्नयन के साथ मूल भोजन पर व्यय की मात्रा में कमी आती है, जबकि समग्र रूप में खाद्य पदार्थों पर व्यय पहले की अपेक्षा अधिक हो सकता है। दूसरा है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन के अपीली प्राधिकरण के निष्क्रिय होने के कारण की गई थी। तीसरा है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किन्हीं 2 देशों के बीच सीमा संबंधी विवाद के निपटारे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आर्थिक मामलों का भी निपटान कर सकता है। तो कितने कथन गलत हैं आपको ये बताना है। और इसी के साथ जो है आज का हमारा ये 5 वीडियो की श्रृंखला, 5 प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद। अब कल से जो है हम लोग फिर से 1 से शुरू करेंगे अगले 100 तक, या फिर कंटिन्यू रखेंगे ताकि हम लोग का अनुमान रहे कि हम लोग कितने प्रश्न करते चले आ रहे हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, है ना, मेरे लिए भी मोटिवेशन हो जाता है।